Dear student, I am Manfal Maurya. Today in class 12th, we discuss about megasporogenesis or formation of megaspore. In previous class, we discussed about the female reproductive part of flower, but today I will discuss मेगास्पोरोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस यानी किस प्रकार से फ्लोरिंग प्लांट में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ओव्यूल्स के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। हर ओव्यूल के अंदर लाइक दैट, ये ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है उसका, तो उसके अंदर एक सेल्स पाई जाएंगी जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। लाइक दैट, ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया भी होगा। तो ये मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, इसको हम MMC के नाम से जानते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स के नाम से। ठीक है, अब ये माइक्रोपोलर रीजन तथा न्यूक्लियस के साइड में पाई जाती हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल्स या MMC सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन कहें या हम इसी को कहें रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, अब इस सेल्स में जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, इस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे ये सेल्स 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे कितनी सेल्स बनाती हैं? 4 बनाती हैं। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आप देखिए 4 सेल्स बन गई, और ये सेल्स जो होती है वो 2n होती है, जबकि ये सेल्स जो होती हैं सभी हैप्लॉइड हो जाती हैं, n हो जाती हैं। ठीक है, जिनमें से ये 3 सेल्स क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं। डीजनरेट का मतलब गायब हो जाती हैं, बचती केवल एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल्स में फिर 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होता है। अब इसमें कितनी बार माइटोसिस डिवीजन होगा? एक सेल्स जो बची हुई होती है ये 3 डीजनरेट हो जाती है। एक में क्या होता है कि इसमें 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होता है। कितनी टाइम? 3 टाइम। तो अगर ये हम ऐसे सेल्स बनाए इसमें, और इसमें 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन हो, तो एक बार में डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बन जाती हैं ऐसे। ठीक है, यही डिवीजन जब दूसरी बार होता है तो ये 4 सेल्स हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, 4 सेल्स। और जब यही सेल्स तीसरी बार डिवाइड करती हैं, तो तीसरी बार जब डिवाइड करेंगी तो तीसरी बार में 8 सेल्स बना लेती हैं। कितनी सेल्स हो जाती हैं? 8 हो जाती है इनकी संख्या। ऐसे। ठीक है, अब ये 8 सेल्स हो जाती हैं। अब ये कंडीशन क्या अराइज होती है कि अब इस प्रकार से 8 सेल्स का फॉर्मेशन तो यहाँ हो जाता है, लेकिन मेगास्पोर केवल एक ही इसमें से डेवलप करती है। इसके थ्रू ये पूरा जो सेल्स का न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक।
इम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो 3 सेल्स होती हैं, ये 3 सेल्स 1 2 3, तो ये तीनों सेल्स ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और ये 3 नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये 3 सेल्स ऊपर की तरफ अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये 3 सेल्स क्या कहलाती है? एंटीपोडल सेल्स। क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। और ये दोनों सेल्स जो बीच में होती हैं आपस में फिर फ्यूज कर जाती हैं। जब आपस में ये फ्यूज कर जाएंगी तो इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब फिर ये 3 सेल्स जो होती हैं, इसमें से एक सेल्स एग सेल या मेगा स्पोर सेल्स में, इसी को हम कहते हैं एग सेल। एग सेल, या इसी को हम कहते हैं ओवम, या इसी को कहते हैं मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। बाकी जो रिमेनिंग की बची 2 सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। इनको क्या कहते हैं? सिनर्जिड। इन्हीं को हम कहेंगे सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इस मेगा स्पोर में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। 8 न्यूक्लियस। ठीक है, और सेल्स की अगर हम काउंट करें सेल्स को, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से एक फीमेल गैमीट यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये इम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। और इम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो कि हैप्लॉयड होते हैं। सभी न्यूक्लियस कैसे होते हैं? हैप्लॉयड एन कंडीशन में पाए जाते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर होती हैं। इस प्रकार से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अब उसमें होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब क्या होगा? इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो पॉलिनेशन क्या होता है? चलिए आज फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन को हम स्टडी करते हैं। चलिए हम देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। Pollination is a type of event in which transfer of pollen grain from anther to stigma, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है ना? द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन इज ए टाइप ऑफ इवेंट, यानी ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther
टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन आर टू टाइप, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप, टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, काइंड ऑफ पॉलिनेशन, हम देखेंगे काइंड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, तो काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी, इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ऑटोगैमी, और इसको हम कहते हैं एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एलोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या होता है, एलोगैमी क्या होता है, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा of same flower, of same flower। अब यहाँ पे क्या होता है, एलोगैमी का मतलब होता है पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा of different stigma of different flower, उसको हम कहते हैं एलोगैमी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, अब इसको हम जनरली एक तरह का विदाउट ओपनिंग ऑफ फ्लावर पॉलिनेशन टेक प्लेस, तो इसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका आता है सेल्फ पॉलिनेशन में, जैसे क्लिस्टोगैमी। क्या होता है, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी विदाउट ओपनिंग ऑफ फ्लावर पॉलिनेशन टेक प्लेस, इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। और इसके अंतर्गत आपका आता है दो तरह के, जिसको हम कहते हैं जिट्नोगैमी, और दूसरा होता है, इसमें पहला होगा जिसको हम कहेंगे जिट्नोगैमी, GEITO, जिट्नोगैमी, ठीक है। और जिट्नोगैमी का मतलब ये होता है कि सेम प्लांट, ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है सेम प्लांट में होता है,
सेम प्लांट में। और ये दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी, तो जीनोगैमी में पॉलिनेशन जो होता है डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ये किसमें मिलता है? ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज में होता है। तो ये एक होता है आपका जिट्नोगैमी और दूसरा क्या होता है? जीनोगैमी, ये क्लिस्टोगैमी। इन सब का डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के होंगे। फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्या? क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी पॉलिनेशन। अब इसमें जो होता है एडाप्टेशन इन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडाप्टेशन होता है, इसकी स्टडी हम कल बताएंगे कि किस प्रकार से ये क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका ये यहीं पर डबल फर्टिलाइजेशन का होगा। और इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तो आगे हम देखेंगे कि एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो एडॉप्टेशन क्या क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और फिर इसके बाद द एजेंट, या हम कह सकते हैं कि एजेंट रिक्वायर फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो कौन कौन से एजेंट हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।